छात्रों, आज वैद्युत धारा का प्रभाव क्या है, वैद्युत धारा के प्रभाव उसके बारे में डिस्कसिंग करते हैं। वैद्युत धारा के प्रभाव, वास्तव में वैद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। नंबर 1, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नंबर 1 चुंबकीय प्रभाव। नंबर 2 रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव। तीसरा ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव। तो वैद्युत धारा के, जब आप जानते हो कि वैद्युत धारा के 3 प्रभाव हैं, नंबर 1 चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव। हाई स्कूल में आपने ऊष्मीय प्रभाव पढ़ चुके हैं। ऊष्मीय प्रभाव क्या है? जब वैद्युत धारा को किसी सुचालक तार पे प्रवाहित करते हैं या किसी डिवाइस पे प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। इसी घटना को या गर्म कर देती धारा। तो वैद्युत धारा का ऐसा प्रभाव जिससे परिपथ हमारा गर्म हो जाता है, ऐसी घटना को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। वैद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? जब वैद्युत धारा को किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो वो धन और ऋण आयनों में टूट जाता है। वैद्युत धारा के ऐसे प्रभाव को, वैद्युत धारा के ऐसे प्रभाव को रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। आगे जो इंटरमीडिएट फिजिक्स पे जो चुंबकीय प्रभाव है उसी के बारे में डिस्कसिंग करते हैं आज। चुंबकीय प्रभाव क्या है? ओस्टेन नामक वैज्ञानिक ने यह ज्ञात किया था कि जब वैद्युत धारा को किसी सुचालक तार पे प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत धारा का प्रभाव कहते हैं। और फैराडे ने इसका उल्टा सोच करके और डायनेमो का आविष्कार किया था। फैराडे ने इसका उल्टा क्या किया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र पर बद्ध कुंडली को घुमाया था। उन्होंने क्या किया था? किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पर जब किसी कुंडली को घुमाई जाती है तो उस कुंडली के क्षेत्रफल से में गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें एक प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाने के कारण उस परिपथ में एक प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी को हम एसी करंट बोलते हैं। अच्छा, चुंबकीय प्रभाव क्या है? तो जब किसी सुचालक तार पे किसी धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाना को हम चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। और आज जो है बायो-सेवर्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायो-सेवर्ट का नियम ज्ञात करते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम से ही वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या बायो-सेवर्ट ने बताया था? बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? माना कि एक तार है, तो चालक तार है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसके थोड़े से अल्पांश, माना कि इस अल्पांश का मान क्या डेल्टा एल है और ये अल्पांश जो है माना कि इसके एक बाहरी बिंदु P है जो उस अल्पांश से r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर स्थित है। तो उस अल्पांश और के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो बायो-सेवर्ट ने क्या बताया था? नंबर 1, बायो-सेवर्ट ने यह ज्ञात किया था कि किसी सुचालक तार पर प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न किसी बाहरी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या? चुंबकीय क्षेत्र या B का मान प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात मैथमेटिकली B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। नंबर 1 समीकरण। नंबर 2 उन्होंने बताया था कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लिख लेंगे आप थ्योरी में, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होता है, उस अल्पांश डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। 2, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात 1/r²। ये 3,
और चौथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आप लिख लेंगे थ्योरी में नंबर डाल के, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र थीटा के ज्या के अनुपाती होता है, अर्थात साइन थीटा। चारों समीकरण बने, इन चारों समायोजित जब करेंगे आप, समायोजित करने पर तो बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, इसको जब बराबर करेंगे तो आपका बन जाएगा बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के हम एक कांस्टेंट मान रहे हैं, के बी बराबर के आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जहाँ के बराबर होता है म्यू बटे 4 पाई। के का मान क्या है, म्यू बटे 4 पाई। जनरली म्यू बटे 4 पाई का मान होता है कितना, 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। म्यू बटे 4 पाई का मान कितना है, 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। अच्छा, इसको जब हम रखेंगे तो बायसपार्ट के नियम में तो म्यू बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, या 10 की पावर माइनस 7 गुणे आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायसपार्ट का नियम। अच्छा, इसी तरह ये तो हो गया किसी सुचालक तार पर। अच्छा, किसी परिनालिका की बात करते हैं। परिनालिका नंबर दूसरा, परिनालिका के भीतरी वाले बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसका सूत्र होगा, आप याद कर लेंगे, बी म्यू 0 एन बटे यल आई, म्यू बटे एन बटे यल, जहाँ एन बटे यल क्या है, इसको हम कैपिटल एन मान लेते हैं। तो एन बटे एल क्या है, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या जो परिनालिका में लगाई जाती है, एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है, ये उसका जनरली सूत्र है। परिनालिका आप जानते हो, गत्ते को बेलनाकार मोड़ करके उसके चारों तरफ फेरे लगा देते हैं तार के, सुचालक तार के, और धारा प्रवाहित करते हैं किसी। तो परिनालिका का ये हो गया। तीसरा, अनंत चालक का क्या, अनंत चालक के धारा के प्रवाहित होने के पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, अनंत लंबाई पर इसका क्या होगा, म्यू आई बटे 2 पाई आर, म्यू आई बटे 2 पाई आर, जहाँ म्यू का मान, म्यू जीरो कहेंगे आप, म्यू जीरो का मान क्या है, 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस 7। आप इसमें रख करके इसको मान निकाल सकते हैं। म्यू जीरो क्या है, निर्वात या वाई में चुंबकशीलता क्या है, जिस तरह इलेक्ट्रिक में एप्सिलॉन 0 होता है। अच्छा, एक चीज और आगे बढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0 तथा म्यू जीरो में संबंध बोर्ड के पेपर में आया करता है हर साल। म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो तथा म्यू जीरो में संबंध, एप्सिलॉन 0 तथा म्यू जीरो में संबंध क्या होता है, एप्सिलॉन 0 क्या है, चुंबकशीलता है, कहे कि निर्वात की वैद्युशीलता है, और म्यू जीरो क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। इसका संबंध क्या है, जैसे आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, इसका जो हम कर्ण गुणा करेंगे, या 1/एप्सिलॉन 0
क्या होगा 4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9। जब एप्सिलॉन 0 को हम पलट देंगे एप्सिलॉन 0 तो ये भी बटे में चला जाएगा 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9, ये हो गया। इसी तरह हम क्या ज्ञात करते थे, म्यू 0 का मान क्या था, म्यू 0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन बटे एम्पियर। तो ये हो गया। अब इसका जो है गुणा करते हैं दोनों का, अतः अर्थात E0 गुणे म्यू 0 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सॉरी 1/4 पाई 9 गुणे 10 की पावर 9, जो हो गया इसका मान ये तो हो गया 4 पाई गुणे 10 की पावर -7। ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गए और ये जब ऊपर जाएगा ये तो 9, ये आएगा लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से आएगा लगभग। तो 1/c² के आसपास आएगा। तो 1/c², या ये एप्सिलॉन 0 म्यू 0 बटे 1/c²। तो c² जो c क्या प्रकाश का वेग, तो यह c बराबर 1/√म्यू 0 और म्यू 0 और एप्सिलॉन 0। तो c का मान प्रकाश का वेग कैसे डिफाइन होगा 1/√म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 के। ये हो गया। आगे बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या एम्पियर का परिपथीय नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर साल आता है बोर्ड में 1-2 नंबर का। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, जिस तरह गॉस थ्योरम हमने बताए थे, गॉस थ्योरम में क्या है, कंडीशन क्या थी, गॉस थ्योरम में 2 कंडीशन थी। एक हमारा था अल्पांश था, पृष्ठ था ds जिसे बोलते हैं, और परिपथ हमारा क्या था, बंद था, वहाँ से जो आवेश था गुजरते हुए जाना चाहिए था। 2 शर्तें थी। तो जो गॉस थ्योरम थी, क्या थी गॉस थ्योरम, कि फ्लक्स eds है, जो इंटीग्रेशन किसका है, वैद्युत क्षेत्र का सरफेस इंटीग्रेशन। वैद्युत फ्लक्स क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन है किसका, वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत फ्लक्स, और जनरली आप समझेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या था, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण लंबवत बल रेखाओं की संख्या थी। या फिर मैथमेटिकली आप लेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या था, वैद्युत क्षेत्र का सरफेस इंटीग्रेशन। क्या था, सरफेस इंटीग्रेशन या समाकलन। तो वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से क्या था, वैद्युत फ्लक्स EDS डेल्टा फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0 अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। आवेश जो गुजरता है, आवेश 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स सेम यही कंडीशन आपकी चुंबकीय क्षेत्र पे है। वो आपका जो गॉस थ्योरम है इलेक्ट्रिक का है, और ये आपका ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का है। थ्योरी एक ही है। इसमें वैद्युत फ्लक्स आप कहेंगे, इस पे आपके क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। इसमें चुंबकीय फ्लक्स पृष्ठ इसमें बंद भी रहता है, इसमें वैद्युत फ्लक्स कहेंगे, इसमें आप कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का इसमें रेखीय समाकल लेंगे। इसमें क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन।
इसमें क्या है, रेखीय समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन जिसे आप बोलेंगे, तो लीनियर इंटीग्रेशन, इसमें क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन, ये डिफरेंस है। तो परपेथ एम्पियर का परपेथीय नियम क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डीएल या लीनियर इंटीग्रेशन किसका म्यू गुना होता है, किसका, उस बंद पृष्ठ से, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली धारा का म्यू गुना होता है, गुजरने वाली धारा का म्यू गुना आई। ये आपका एम्पियर का परपथीय नियम है। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन आप अगर परिभाषा हिंदी में लिखना है, ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है, तो सरफेस इंटीग्रेशन डीएल म्यू जीरो आई, क्या है, वैद्युत धारा का म्यू गुना होता है, वैद्युत धारा का म्यू गुना होता है, कौन सी, क्या वैद्युत धारा का म्यू गुना होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, या हिंदी में आप लिख लेंगे या याद कर लीजिए, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली धारा का म्यू गुना होता है। समझो इस सूत्र से डिफिनीशन इसका, फिर से एक बार रिपीट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली धारा का म्यू गुना होता है। यह एम्पियर का परपथीय नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात आती है अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे थोड़ा से समझते हैं। दो चीज होंगी, चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र से कोई यदि आवेशित कण गुजर रहा है, तो उस क्षेत्र, अगर कण की डायरेक्शन लंबवत है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत अगर कोई कण गुजर रहा है, तो उस पे एक प्रकार का बल लगता है, इस बल को कहते हैं लॉरेंज बल, और लॉरेंज बल का मान होता है ये बराबर QBB। चूंकि हम साइन 90 लंबवत गुजार दिए हैं, तो हम अधिकतम मैक्सिमम बल लगेगा, तो ये बराबर QBB। B क्या है, वेग, और V वेग है, और कैपिटल B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस बल क्या कहते हैं, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत गुजरता है, तो उस पे एक प्रकार का अधिकतम बल लगता है, इस अधिकतम बल को हम लॉरेंज बल बोलते हैं। और जब अधिकतम बल लगे, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कण जा रहा है, तो उस कण की जो पथ होगा वृत्ताकार होगा। बात समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, CRO जो होता है, कैथोड रा ऑसिलेटर दोलित्र जिसे कहते हैं, जो हमारे पिक्चर ट्यूब में लगी रहती है, सेम इसी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके बनाई जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स या धनावेशित कण उससे, या ऋणावेशित कण कोई गुजर रहा है और अधिक 90 अंश कोण बना के जा रहा है, तो उसकी गति क्या हो जाएगी। इसीलिए पिक्चर ट्यूब में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, गुजर रहा है, तो उसकी गति क्या हो जाएगी, वृत्ताकार। अगर 90 अंश कोण कम है, तो उसका कुंडलीकार होगा। कंडीशन क्या है कि यदि 90 अंश से कम कोई कोण से कोई आवेशित कण प्रवेश कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे गुजरेगा, तो उसकी जो पथ है रेखीय न होकर के वृत्ताकार हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र पर यदि कोई आवेशित कण 90 अंश कोण या लंबवत गुजरता है, तो उसका मार्ग क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाएगा। और अगर 90 अंश से कोई कोण कुछ भी बनाए, 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, तो कुंडलाकार होगा उसका आकार। और अगर 0 अंश से प्रवेश करता है, तो उसका सरल रेखा में निकलेगा। अगर 0 अंश के भी साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, तो यह लगने वाला का मान 0 हो जाएगा। जब लगने वाले का मान 0 हो जाएगा, तो उसकी गति क्या, जब बल नहीं लगेगा तो सीधी रेखा हो जाएगा है।
और जब 90 अंश के तो अधिकतम बल लगेगा, अधिकतम बल लगेगा तो वो उसके जो पथ है वृत्ताकार मार्ग हो जाता है। इसी बल को कहते हैं लॉरेंज बल। ये बराबर क्यू वी साइन थीटा। अच्छा, एक बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आया करता है, तो पेपर्स में आप देखेंगे तो पूछा करता है कि मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई आवेशित कण 90 अंश कोण पर घूम रहा है तो 90 अंश पर जैसे गुजरेगा तो उसका पथ परवलयाकार हो जाएगा, वो सॉरी वृत्ताकार हो जाएगा। तो वृत्ताकार की पथ की त्रिज्या रेडियस आपको निकालना, तो रेडियस, चूंकि आप जानते हो कि लगने वाला रेंज बल यह बराबर क्यू बी अधिकतम बल लेंगे, और ये जो बल है आपका, जो लॉरेंज बल है, यही आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। आवश्यक घूमने के लिए, वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए ये बल QBB और वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। और ये होगा mv² r। जैसे इसको आप हल करेंगे तो r बराबर mv/QB, कैपिटल बी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेलोसिटी, बी क्या है, वेलोसिटी, तो r बराबर v1 वेलोसिटी QB, ये उसकी त्रिज्या होगी वृत्ताकार मार्ग की। और न्यूमेरिकल पूछा करते तो आप इसकी सूत्र याद कर लेंगे, तो r बराबर mv/QB। यह हो गया आवेशित कण का किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश होने पर। अच्छा, यदि चुंबकीय दूसरा क्या, नंबर 1 यह हो गया आवेशित कण का। नंबर दूसरा, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड पर किसी सुचालक तार को रख देते हैं, क्या रख देते हैं, सुचालक तार को, या तार रख देते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस पे जो अधिकतम बल लगेगा यह बराबर IVL sin थीटा। क्या, IVL, इस सूत्र का यूज करेंगे। जब सुचालक तार रखेंगे या मैग्नेटिक फील्ड पर कोई तार है या तार है, तार उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये सूत्र लगेगा। और जब कोई आवेशित कण होगा तो QBB साइन या लॉरेंज बल का यूज करेंगे, ये बराबर IVL sin थीटा। अच्छा, दूसरा, अगला क्या है, दो तार हैं, दो समानांतर तार हैं, एक तार में I1 की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और दूसरी में I2 की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी R है। क्या है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो इसमें एक प्रकार का बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना। I1 I2 दो समानांतर तार हैं, R दूरी पर स्थित हैं, तो इस पे लगने वाला बल का मान होगा, यह एकांक लंबाई पर, क्या, एकांक लंबाई के तार हैं, तो यह बटे कैपिटल है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट समानांतर बल। दो समानांतर चालक रखे हुए हैं, एक में I1 की धारा प्रवाहित हो रही है, एक में I2 की धारा प्रवाहित हो रही है, और इनके बीच की दूरी R है, तो इन पर लगने वाला जो फोर्स है, एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, μ/4 पाई 2 गुणे I1 गुणे I2 बटे R, यह बटे कैपिटल L, μ/4 पाई का मान जब रखेंगे तो 10⁻⁻7 होता है। क्या होता है, ये जो हमने लिखा μ/4 पाई 10⁻⁻7, जैसे 10⁻⁻7 रखेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻7 I1 I2 बटे R। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी सूत्र से हम एम्पियर, जो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एम्पियर की जो परिभाषा है अगले वीडियो में बताएंगे, तो आज बताने वाले हैं, सुन लीजिए। एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, एम्पियर किसका मात्रक है, इसका मात्रक एम्पियर, धारा का, और धारा का मात्रक एम्पियर है, और इसकी डिफिनीशन इस सूत्र से ही देंगे। अच्छा, इस सूत्र में डिफिनीशन देने के लिए हम मान लेते हैं कि R का मान 1 मीटर, R क्या है, 1 मीटर, I1 I2 का मान भी 1 एम्पियर है,
1 एम्पियर होगा। और यल का मान क्या होगा, एकांक लंबाई, यल का मान 1 मीटर मान लेते हैं, तो क्या होगा 1 एम्पियर की धारा वो धारा होती है, 1 एम्पियर की धारा वो धारा होती है जो 1 मीटर की दूरी पर, 1 एम्पियर की धारा वो धारा होती है जो 1 मीटर 1 मीटर दूरी पर रखे हुए दो समानांतर चालक, जिसमें दो समानांतर चालकों के बीच लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ हो। कितना बल लगता है 1 एम्पियर की धारा पर, दो समानांतर चालकों के बीच अगर रख दें 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए दो समानांतर चालक में यदि उसकी एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷, उसकी एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे, तो प्रवाहित धारा का मान, दोनों चालकों में जो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा 1 एम्पियर होगा। एक बार फिर से याद कर लीजिए एम्पियर की परिभाषा। यदि दो समानांतर तार 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और उनके एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे, तो दोनों चालकों में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा 1 एम्पियर होगा। एम्पियर की डेफिनेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए आगे कल दूसरा वीडियो होगा।